गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। आशीष शो में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ, और इस शो में हमारा साथ आशीष बहेती और मानस जायसवाल पिछले शो से जो हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही ट्रेड बुल्स के सचिदानंद उत्तेकर और निर्मल बैंक से विकास सालुंके भी अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा बिग मार्केट वॉइसेस में वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योति वर्धन जयपुरिया से होगी एक खास बातचीत। लेकिन पहले एक बार बाजारों का रुख करते हैं और निफ्टी देखिए एग्जैक्टली 19,750 टू 800 के जोन में जाकर स्लिप होता हुआ, और अब 19,680 पर। बैंक निफ्टी भी हायर लेवल से स्लिप कर रहा है 44,564 पर। लेकिन आज निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट ज़्यादा है, क्योंकि आज निफ्टी हैवी वेट्स ज़्यादा गिरे हैं। टेक महिंद्रा, एशियन पेंट्स, आईटीसी, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ये सारे के सारे निफ्टी के स्टॉक्स हैं। बजाज फाइनेंस बैंक निफ्टी में नहीं है। सारे के सारे स्टॉक्स यहाँ पर काफ़ी तगड़ा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। दूसरी तरफ एक स्टॉक जो बाहुबली की तरह अभी भी टिका हुआ है वो है लार्सन एंड ट्यूब्रो, अभी भी डे हाई पर करीब 1.5% ऊपर। एक्सिस बैंक एक और स्टॉक है जो अभी भी हाई लेवल पर टिका हुआ है करीब 1% ऊपर, ये दोनों स्टॉक्स। लेकिन निफ्टी में इस समय थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। ब्रॉडर मार्केट में एमसीएक्स टॉप गेनर, क्रॉम्पटन में अच्छे मूव्स, डेल्टा कॉप हल्का सा ऊपर, और लोअर लेवल पर आशीष वोडाफोन आइडिया यहाँ पर। बिल्कुल, तो वीकनेस थोड़ी सी क्रीप इन करती हुई इस बीच एक आईपीओ की लिस्टिंग, वो अपडेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। उसका सेटल होने का भाव तो टीम आपको ऑलरेडी दिखा रही थी। आज लिस्ट होना था यात्रा ऑनलाइन, 142 रुपीज का इश्यू प्राइस, और दोनों एक्सचेंजेस पे 134 135 के आसपास कामकाज। दरअसल हल्के डिस्काउंट पे 5 से 6% का डिस्काउंट आपको नजर आएगा। ठंडा रिस्पॉन्स था आईपीओ जब सब्सक्राइब होने के लिए आया था, 1.5 गुना के आसपास ही भरा था। और आज ग्लोबल संकेत, मूड माहौल भी थोड़ा सा पस्त, तो यात्रा उसका खामियाजा भुगतती हुई। लेकिन चलिए एक्सपर्ट से जान लिए जाएं इस समय के 10 के दमदार ट्रेड्स। जो जुड़ चुके सबको स्क्रीन पे दिखाइएगा। पहले बहेती साहब के पास चला जाए। बहेती साहब, एक बार फिर से आपको गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। क्या लग रहा है भाई, कौन से स्टॉक्स रडार पे अब आ रहे हैं 45 मिनट के कंटिन्यूस सेशन के बाद? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी, फ्रेश ट्रेड के पर्सपेक्टिव से टाटा स्टील में अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पे। जिस हिसाब से टाटा स्टील में आज बाइंग इंटरेस्ट देखने मिली, और कल अगर मैं इंट्राडे चार्ट एनालाइज करूँ तो वहां पे एक बाइंग अच्छी देखने मिली थी इंट्राडे लेवल पर। 20 डेमा से अच्छा पुल बैक देखने मिला था। तो 127 का स्टॉप लॉस लगा के टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह है, और टारगेट ऑफ 132 के टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक जो है वो रिपीट ही रहेगा मेरा, बर्जर पेंट में सेल कॉल है, वो कंटिन्यू करेंगे। 610 का स्टॉप लॉस लगाकर 580 के टारगेट के लिए बर्जर पेंट में सेल कंटिन्यू करें। ओके, बाय इन टाटा स्टील, सेल इन बर्जर पेंट्स। सचिन जुड़ गए हमारे साथ। सचिन गुड मॉर्निंग। और सचिन के लिए तो आज पुणे में काफ़ी फेस्टिविटीज़ होंगी, वो गणपति की वजह से। आए नहीं, दर्शन हुए फाइनली आपके? नहीं हुए लाल बाग चा राजा के? जी आशीष जी, हो गए थे। इनफैक्ट पिछले हफ्ते में मैं आया था वीकेंड के लिए, एंड तभी दर्शन हो गए थे। एंड आई थिंक पुणे में ये पहली बार होगा। इनफैक्ट मुंबई में मिस कर रहा हूँ ज्यादा, लगभग 30 साल के पहली बार मैं मेन विसर्जन के फेस्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। बट लुकिंग फॉरवर्ड, आज पुणे में शाम से आई थिंक काफी जल्लोश होता है। तो पहली बार मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर फेस्टिविटीज का पुणे में शायद ज्यादा अनुभव लूंगा उसका। बिल्कुल, मैं कभी नहीं जा पाया लाल बाग चा राजा पे। आप गए क्या? नहीं, कभी नहीं। जबकि इनविटेशंस आए, एक बार तो सचिन खुद बुला रहे थे, पहुंचे हुए थे वहां पे, कभी हुआ ही नहीं इत्तेफाक की पहुंच। सचिन अगले साल चलिएगा, लेके चलिएगा हमें भी लाल बाग चा राजा में, एक बार देखना है मुझे। डन डन। हाँ, बाकी तो विसर्जन में मैं गया हूँ काफी। हाँ, लेकिन विसर्जन मतलब मरीन ड्राइव, चौपाटी वाटा सब वहाँ गए हुए? हाँ, चौपाटी, जुहू चौपाटी तो मैं कई बार जाता था। जब मुंबई आया था मैं, उसके बाद 3-4 साल तक मैं हर बार जुहू चौपाटी जाता था। मेरी तो एक्चुअली हिम्मत, वो नहीं, हिम्मत लाल बाग चा राजा, वो हाँ, मेन चौपाटी और मरीन ड्राइव, वो क्राउड, मतलब आपको खुली एक जगह नहीं मिलेगी। इवन फ्लाईओवर्स पे पूरा क्राउड भर रहता है सिर्फ नीचे लाल बाग चा राजा के दर्शन करने के लिए। आपकी किस्मत अच्छी है, लाइव वीडियोस वहां से आप सबको दर्शन करा रहे हैं। जब मैं दिल्ली से मुंबई आया था ना, तो और दिल्ली में तो क्या है ना भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत ज़बरदस्त है। तो मुझे ये कहा था कि मुंबई में ना पैदल वालों के लिए भी जाम लगता है, ये आपको रियलाइज होगा। तो वो विसर्जन वाले दिन आपको पता चलता है। लेकिन क्योंकि उसमें क्या होता है ना आशीष, आपको कोई, स्पेशली अगर आप चौपाटी साइड जा रहे हैं, तो वहाँ पर मैं ईस्ट में रहता था,
तो मैं सेंटा क्रूज ईस्ट में रहता था, तो मैं वहाँ से फिर रिक्शा लेके आता था वेस्ट स्टेशन तक, स्टेशन को फिर क्रॉस करता था और उसके बाद फिर वॉक करता था, क्योंकि उसके बाद वहाँ से कुछ मिलना इम्पॉसिबल था। वो वहाँ से फिर सेंटा क्रूज स्टेशन से जुहू चौपाटी तक वॉक करता था, वो पूरी की पूरी फेस्टिविटीज़ में उसके बाद मैं एंजॉय करता था। वो जो जिस पेस पे चलता था उसी पेस पे चलता था, फिर मज़ा आता था। गजब है, गजब है। और कुछ ही देर बाद आज सेकंड हाफ में जब कमाई का अड्डा कर रहे होंगे तो लाल बाग चा राजा की जर्नी जो है चौपाटी तक शुरू होगी, वो भी विजुअल्स आपको दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा क्या बात कर रहे हैं। वैसे आप में से बहुत लोग जानते हैं किस तरह से मुंबई का आज उत्सव रहता है, गजब का दिन है आज का। खैर सचिन, आज के प्रिफर्ड पिक्स इस समय के 10 के दमदार ट्रेड्स आपकी तरफ से कौन से? आशीष जी, यहाँ पर दोनों स्टॉक्स बाय साइड पे होंगे। इनफैक्ट मुझे लग रहा है निफ्टी में एक थोड़ा सा रेंज बाउंड एक्शन होना चाहिए। 19,750 से लेके 19,600, आई थिंक इस पर्टिकुलर रेंज में ही कहीं जाकर एक्सपायरी शेपअप होगी। बट जिस तरीके से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, वापस मुझे लग रहा है एक रिन्यूड स्ट्रेंथ सेकंड हाफ में नजर आ सकती है, एंड कहीं जाकर 17,700 के ऊपर की एक्सपायरी शेपअप होनी चाहिए। एंड जिस तरीके से फिलहाल स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन है, यहाँ पर क्लियरली एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एलएनटी में एग्जिबिट हुई है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम जरूर अभी भी चेस करना चाहिए। डिस्क्लोजर ये होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये सुबह सुबह ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह दी है। ऑन द लॉन्ग साइड मुझे लग रहा है 3110 तक के टारगेट्स यहाँ पर अवेलेबल है। एंड जिस तरीके से फिलहाल मोमेंटम है, मुझे लग रहा है 2975 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो वहां पर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है। तो मुझे लग रहा है मार्केट में जैसे ही थोड़ा सा रिवर्सल या स्टेबिलिटी आ जाती है वापस, इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक काफी बड़ी अपमूव नजर आनी चाहिए। तो खरीदारी करनी है एलएनटी के काउंटर में। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार में है, जो काफी समय तक इस पर्टिकुलर एक्सपायरी में थोड़ा सा दबाव में रहा था, बट पिछले 3 दिनों से अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास इसने काफी अच्छी स्टेबिलिटी दिखाई है। स्टॉक का नाम है अदानी एंटरप्राइजेस। जिस तरीके से 2500 के आसपास के कॉल राइटिंग एक्शन है, मुझे लग रहा है वहां पर थोड़ा सा दबाव आना चाहिए, उनको बैकफुट पे पुश करेंगे आज के सेशन में। जिस तरीके से ओवरऑल डेटा यहाँ पर प्रेजेंट हुआ है, मुझे लग रहा है पोजिशनली 2640 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए। तो यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। जो फिलहाल मैं लेवल्स दे रहा हूँ, ये कैश मार्केट के लेवल्स है। तो 2465 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस में भी खरीदारी करनी है 2630 के पोजिशनल टारगेट के लिए। ओके, चलिए ये होगी सचिन की पिक्स। विकास सालुंके भी जुड़ गए हमारे साथ। विकास जी, गुड मॉर्निंग, आपकी पिक्स? गुड मॉर्निंग अनुज जी, आशीष जी। मेरा पहला पिक रहेगा पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में हमने देखा है कि 200 के आसपास लास्ट 3 to 4 ट्रेडिंग सेशन में साइडवेज मोमेंटम देखने मिला था। हालांकि उसने आज इंट्राडे में वो ब्रेक कर चुका है, तो 210 के टारगेट के लिए इसको बाय करना है, 196 का स्टॉप लॉस लगाना है। डेली और इंट्राडे दोनों में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है अच्छा मूव यहाँ पे देखने मिलेगा। दूसरा रहेगा बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी में हमने देखा कि पूरे वीक में एक अच्छा रनअप यहाँ पे देखने मिला है। वीकली चार्ट पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिला था। जो कल उसने ब्रेक किया था, कल भी उसमें जाते जाते एक अच्छा अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए देखने मिला था। तो 448 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना है। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 478 480 के ऊपर के टारगेट यहाँ पे बलरामपुर चीनी में निकल के आ रहे हैं। तो बलरामपुर चीनी यहाँ से एक अच्छा मूव कंटिन्यू करते हुए देखने मिलेगा। पूरे वीक में एक अच्छा रनअप देखने मिल रहा है, तो 480 के टारगेट के लिए इसको बाय करना है 448 के स्टॉप लॉस। हाँ, पावर ग्रिड रखिए रेडार पे। अदानी एंटरप्राइजेस उधर रेडार पे था। ये सब आज वो निफ्टी रीजिक में फ्लोज वाले स्टॉक्स भी हैं, ध्यान रखिए। शाम को वैसे ही एक्शन में लौटेंगे शायद। और बलरामपुर चीनी इस समय सालुंके साहब का अगला बेट पावर ग्रिड के अलावा। सालुंके साहब, निर्मल बंग की जो करेंसी डेस्क है, कैसा मूड है वहां पे? दोनों दिन की छुट्टी मारी गई सुना उनकी। जी हाँ, उनको छुट्टी तो है, आज भी उनका काम बंद है, तो आज एकदम आराम चल रहा है। फिलहाल तो थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग चल रहा है हमारे यहाँ पे भी, तो उनको आना पड़ रहा है आज के दिन में भी, नहीं तो आज भी वो नहीं आते थे। गलत है, लेकिन ट्रेड खुल गया तो आना चाहिए था सब। अब छुट्टी जिन्होंने ले ली, अब क्या करें बेचारे। लेकिन करेंसी डेस्क इंटरेस्टिंग है, आज दोनों दिन काम करना है। मानस के पास चला जाए। मानस ने कुछ बेहतरीन ट्रेड्स ग्रिप में करवाए हैं पिछले शो में, और मानस से अब जान लिए जाए इस समय के बेहतरीन आइडियाज। मानस, क्या रडार पे आ रहा है? आशीष जी, 2 स्टॉक रडार पे है। पहले तो पावर क्षेत्र अच्छा लग रहा है, तो आईएक्स पे खरीदारी करनी है। आईएक्स ने बॉटम बनाया 50 डे मूविंग एवरेज पे। आज 20 डे और 100 डे मूविंग एवरेज रिगेन हो गया है, तो यहाँ पर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो 138 के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है आईएक्स में।
₹131.50 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं। दूसरा स्टॉक टाटा कम्युनिकेशन का है, जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज पे फाइनली लग रहा है स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया है। ट्रेंड पहले से ही पॉजिटिव है, तो आई थिंक अब यहाँ पर आपको फ्रेश अपमूव देखने को मिल सकता है। 1884 का स्टॉप लॉस लगाइए टाटा कम्युनिकेशन में और टारगेट सेट करिए 1950 के। ओके, चलिए फिर इस समय की ट्रेड्स पूरी हुई, लेकिन पैनल के पास वापस आएंगे कुछ ही देर में। अभी के लिए एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक लेकर जब लौटेंगे तो वेरेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योतिवर्धन जयपुरिया हमारे साथ जुड़ेंगे। वेलकम बैक। अब हमारे साथ जुड़े हैं वेरेंटिस एडवाइजर के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योतिवर्धन जयपुरिया, जिनके पास इक्विटी मार्केट में 3.5 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। 21 सालों तक इन्होंने डीएसपी मेरिल लिंच की रिसर्च टीम को लीड किया और देश के टॉप स्ट्रेटेजिस्ट में इनकी गिनती होती है। ज्योति जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आज सीएनबीसी आवाज़ से बात करने के लिए। रीसेंट मार्केट मूव्स को आपने किस तरीके से देखा? एक स्केयर आया था मिड कैप्स में, 2 दिन काफ़ी गिरावट रही, उसके बाद स्टेबिलिटी आई और अब निफ्टी में भी थोड़ी सी गिरावट आई। एचडीएफसी बैंक ने उसको लीड किया, लेकिन ओवरऑल अब इस समय आपका व्यू क्या बन रहा है मार्केट को लेकर? तो अनुज जी, पिछले बार भी जब मैं आया था शो पे, मेरा व्यू था कि ये ना मार्केट एक टाइम और प्राइस करेक्शन के लिए तैयार है। अपने यदि ब्रॉड निफ्टी को देखें तब तो है ना, निफ्टी में 10-11 हफ्ते से वहीं पे एक तरह से घूम रहा है, टाइम करेक्शन होते जा रहा है निफ्टी में। ये जो स्मॉल कैप और मिड कैप है उसमें अभी तक करेक्शन नहीं आए। इसी महीना बस पिछले 15-20 दिन में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है। जैसे आपने कहा, वो एक दिन में 4% है ना स्मॉल कैप गिर गया था और 3% मिड कैप गिर गया था। उसके बाद थोड़ा है ना उधर ही घूम रहे। तो शायद ज्यादा करेक्शन है ना दरकार है ये स्मॉल और मिड कैप में। एक तरह से टाइम करेक्शन से वैल्यूएशन थोड़ा है ना कम होएगा लगता है। ओके। ये जो एचडीएफसी बैंक में गिरावट आई, इस एनालिस्ट में शायद आपने भी अटेंड की होगी। आपके हिसाब से क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर अब? तो जब दो बड़े बैंक के मर्जर होते हैं और ये ना कहीं पे भी यदि अपने देखे तो एक तरह से कंसोलिडेशन में समय लगता है, क्योंकि है ना दो अलग अलग कल्चर रहते हैं। कोई एक जन का ग्रोथ है ना ज्यादा रहता है, एक का ग्रोथ कम रहता है, तो कंसोल होने के बाद एक तरह से ग्रोथ है ना बीच के टेरिटरी में आ जाता है। जो पिछले है ना फास्ट ट्रेजेक्टरी ग्रोथ था उतना फास्ट नहीं रहता है। तो अपने कहीं भी यदि पिछले 20 साल में देखे कोई दो बड़े मर्जर हुए तो 6-8 महीना 1 साल कंसोलिडेशन में जाता है और उसके बाद में वापस है ना नई स्ट्रैटेजी बनती है, तो वापस ग्रोथ में रफ्तार होती है। तो एक बार वो कंसोलिडेशन होता ही शहर में, तो कोई ये अजीब बात नहीं है। ज्योति सर, हाय, गुड मॉर्निंग। ज्योति सर, याद है मुझे लास्ट टाइम आए थे, आपने कहा था टाइम और प्राइस वाइज थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा। तब और अब के बीच में थोड़ा सा ना समीकरण और ज्योति सर बिगड़े बिगड़े से नजर आ रहे हैं। वो ग्लोबल हेडविंड थोड़ी सी, वो फेड की कमेंट्री, थोड़ा सा हॉकिशनेस का तड़का ऐसा लगा ऐड हो गया। क्रूड संभले नहीं संभल रहा, बढ़े ही चले जा रहा है। इन्फ्लेशन का थ्रेट ऐसा लग रहा है वापस ब्रॉडली आ रहा है वापस। तो ये जो टाइम और प्राइस वाइज करेक्शन कितना और डैमेजिंग, टाइम वाइज तो ठीक है झेल लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा रुक जाएंगे, पर ये प्राइस वाइज डैमेज भी कुछ सिग्निफिकेंट होने का डर, या लार्जली हो गया वो 20 वाला आ गया तो प्राइस वाइज अब शायद ज्यादा डैमेज देखने को नहीं मिले? मैं इसका आकलन कैसे करूं, इस स्टेटमेंट को कैसे रीड करूं? तो ना प्राइस अपने देखे तो मेरे हिसाब से ज्यादा प्राइस करेक्शन आया ही नहीं है। मेरे अनुमान से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए था। यदि अपने ना यूएस मार्केट्स को देखे तो वहां ऐसे प्राइस करेक्शन आ रहा है, भारत में प्राइस करेक्शन नहीं आ रहा है। इसके दो कारण है। एक तो है ना भारतीय रिटेल जो है उनका फ्लो काफी स्ट्रांग है अभी भी। दूसरा है ना ग्लोबली जितने भी इमर्जिंग मार्केट फंड है सबसे बात करते हुए सब बोलते हैं कि इंडिया में पैसा डालना है। चाइना में उनके सबके ना यदि अपने इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स देखे तो 28% वेट चाइना का, इंडिया का वेट 14% है। तो एक तरह से सबको है ना थोड़ा पैसा चाइना से मूव करके इंडिया में डालना है। सबको एक ही है ना डर है इंडिया में, वो है ना वैल्यूएशन का, कि वैल्यूएशन महंगे हैं, मार्केट थोड़ा थोड़ा करेक्ट होएगा तो और पैसा डालना है। तो उस कारण से ज्यादा प्राइस करेक्शन नहीं आया, फिर भी जो अपने को देखने मिला अभी तक बहुत मामूली दिखा है। थोड़ा और 2-4%, 5% प्राइस करेक्शन आ जाए तो एक तरह से अच्छा रहे कि भाई एक तरह से प्राइस करेक्शन खत्म हो गया तो है ना जो लोग कैश पे बैठे हैं उनको डालने का मौका मिल जाता है, थोड़े ना बड़े इंस्टीट्यूशनल फ्लो आ जाते हैं तो अच्छा रहेगा एक तरह से। नहीं तो अभी
जैसे अपने देखने मिल रहा है थोड़ा अपने मार्जिन में आउटफ्लोज हो रहा है भारतीय बाजार से एफआई का। इसके वापस दो कारण है, एक तो जैसे अपने का क्रूड का है तो वो सबसे बड़ा एक है ना रिस्क है भारत के लिए। दूसरा है कि जो डॉलर है, डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है। यदि पिछले अपने 4-5 हफ्ता देखे तो डॉलर काफी अप्रिशिएट हो गया। जब डॉलर अप्रिशिएट होता है तो इमर्जिंग मार्केट फ्लोज के लिए अच्छा नहीं रहता है। इन जनरल इमर्जिंग मार्केट से ना पैसा जाता है और डेवलप मार्केट की तरफ जाता है, तो वो एक कारण हो सकता है। यदि एक्सलेट ट्रेंड एक्सलेट होए तो भारत से भी थोड़ा है ना पैसा एफआई का सेलिंग आए तो फिर सिर्फ डोमेस्टिक बायर्स ही रह जाएंगे। अच्छा, भारतीय रिटेल का पैसा है जो सपोर्ट कर ले रहा है, तो शायद इसीलिए प्राइस वाइज डैमेज ज्यादा नहीं हो रहा है। ये भारतीय रिटेल का पैसा अगर इक्विटीज में चैनलाइज और एसआईपी के थ्रू, तो आई एम श्योर पीएमएस में भी फ्लोज बढ़िया ही आ रहे होंगे, वेलेंटिस के पास भी। जो फ्लोज आ रहे हैं उसमें ऐसा हो रहा है कि आप थोड़ा सा कैश कंपोनेंट बढ़ रहा है आपका, या आसानी से ये पैसा डिप्लॉय कर पा रहे हो, विकल्प की कोई कमी नहीं है? तो हम लोग अभी जो फ्लोज आ रहा है, सबको जब फ्लोज आ रहा है तभी भी बोल रहे हैं कि ये पैसा हम लोग एक दिन में 2 दिन में नहीं डिप्लॉय करेंगे, अगले है ना 8-10 हफ्ते में डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि कहीं पे है ना मार्केट में एक प्राइस करेक्शन भी आ जावे। इसलिए कैश काफी पड़ा है। थोड़ा हम लोग ने कैश बुक किया है, जो है ना पुराने पोर्टफोलियोज थे जहाँ पे है ना हम लोग 100% इन्वेस्टेड थे, वहां भी अभी 5 से 10% कैश हम लोग है ना बना रहे हैं, जो कि यदि कहीं पे प्राइस करेक्शन आया तो नीचे में लेने का मौका मिल सकता है। तो हाँ, हम लोग का कैश लेवल थोड़ा बढ़ते जा रहा है, जो है ना 6 महीना था उससे ज्यादा कैश लेवल्स हो गए हैं। ओके, कैश लेवल्स थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, अच्छा, एक लार्ज कैप आईटी पर अब इस समय आपका क्या व्यू बन रहा है? आपने काफ़ी मार्केट साइकिल्स देखी होंगी। यूएस में इस समय एक रिसेशन को लेकर डर लग रहा है, बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी हाई हैं, लेकिन नंबर्स कंपनियों के खराब रहे, लार्ज कैप कंपनियों के पिछले 2 क्वार्टर में, लेकिन स्टॉक्स ने एक बॉटम बनाया और अब वो वापस अपने एवरेज वैल्यूएशन के ऊपर। क्या व्यू है लार्ज कैप आईटी पर? तो हम लोग 18 महीना से, जैसे हम लोग का एक थीम था, बता रहे थे कि बाय लोकल अवॉइड ग्लोबल। तो आईटी पे अभी तक हम लोग ने पोजीशन नहीं बनाया, पर हम लोग के स्क्रीन पे पिछले 2-3 महीना से आईटी आ रहा है, क्योंकि इसमें वैल्यूएशन रिलेटिवली काफी कम हो चुके हैं। दूसरा है कि काफी अंडर परफॉर्म कर चुके हैं, और जो है ना ओनरशिप था, ओनरशिप भी कम हो गया आईटी का। तो हम लोग के स्क्रीन पे आए हैं। अभी भी मेरे ख्याल से 2 क्वार्टर इसमें ना नंबर्स थोड़े नरम रहेंगे, तो कहीं पे खराब न्यूज आए तो वहां पे ना खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि कंपनीज अच्छे हैं, फ्री कैश फ्लो आता है, आउटसोर्सिंग का डिमांड बढ़ेगा ही। तो 1-2 क्वार्टर में खराब नंबर्स आएंगे, वो खराब नंबर्स पे आईटी खरीदना चाहिए। खराब नंबर्स पे जब दबाव आए तो आईटी अट्रैक्टिव, हाँ आपने मेंशन कर रखा था, लोकल पे फोकस है, ग्लोबल को अवॉइड कर रहे हैं। और क्या गजब की मूव्स है वैसे। अप्रैल मिड से लेकर अब तक करेक्शन के बावजूद आईटी इंडेक्स ने बढ़िया 20-22% के रिटर्न्स दे रखे, और कंफ्यूजिंग कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स ब्रोकरेजेस के आगे के आउटलुक को लेकर, जिस पे चैनल पे कल चर्चा हो रही थी। अच्छा, आईटी के साथ एक और थीम है ज्योति सर, वो कहते हैं ना एंटी ईएसजी, वो स्टॉक्स गजब करे हुए हैं इस समय बाजार में। कोई कोल इंडिया, कोई ओएनजीसी, गजब के टूल, गजब का मोमेंटम। वेलेंटिस एंटी ईएसजी थीम में डिप्लॉय कर रहा है पैसा, नहीं कर रहा है? हाँ, तो देखिए हम लोग एंटी ईएसजी तो नहीं बोलते इसको, हाँ। पर हाँ एक है तो लॉजिकली एंटी ईएसजी जो चल रहा है। जनरल मूव है जो हम लोग का। एक हाँ। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, पब्लिक सेक्टर इन जनरल, सब पब्लिक सेक्टर काफी सस्ते थे, वहां पे ना डिविडेंड यील्ड अच्छा था, और पी वैल्यूएशन जो थे वो काफी सस्ते थे। तो हम लोग भी 1-2 पीएसयू कंपनीज लिए हैं, जिससे ना काफी अच्छा मूव दिया है इस पूरे साइकिल में। तो इस साइकिल में क्या हुआ है कि जहां भी वैल्यूएशंस कम है, तो वैल्यूएशंस पे लोग फोकस करके वो शेयर लिए हैं, तो है ना वैल्यूएशन को थोड़ा सा नॉर्मलाइज किए हैं, थोड़ा जो बड़ा गैप था वैल्यूएशन में वो कम हो गया। यदि अपने देखें तो जो हाई पी हाई वैल्यूएशन कंपनीज थे वो एकदम अंडर परफॉर्म किए हैं, जो लो पीज है वो है ना थोड़ा आउट परफॉर्म किए हैं। तो हम लोग का भी यही अनुमान था, तो है ना 1-2 पब्लिक सेक्टर भी खरीदे हैं, इसमें थोड़े प्राइवेट सेक्टर भी है जहाँ पे ना वैल्यूएशन काफी कम थे, उसको भी खरीदे। तो एक तरह से मैं इसको देखता हूँ कि वैल्यूएशन मिसमैच, वैल्यू बाइंग हुआ है मार्केट में, वैल्यू थीम चल रहा है, और एंटी ईएसजी इतना नहीं सोचते। पर हाँ, एक तरह से आप कह सकते हैं कि थोड़े स्टॉक्स जो है ना एकदम ईएसजी के कारण
है ना बीटन डाउन थे, वहां पे भी ना वैल्यूएशन री रेटिंग हो गया है। एक और स्पेस जहां पर काफी वैल्यूएशन री रेटिंग हुई है ज्योति जी, वो है होम इंप्रूवमेंट स्पेस, या फिर मतलब जो एंसिलरी स्टॉक्स जैसे पॉलीकैब वायरिंग में, इस तरीके के स्टॉक्स, सेरेमिक स्टॉक्स, पाइप स्टॉक्स, यहां पर काफी शानदार मोमेंटम रहा है। यहां पर क्या अब वैल्यूएशन प्रोहिबिटिव है या ये थीम अभी भी यहां से आउट परफॉर्म करेगी? सो अनुज जी, ये थीम अच्छा है, हम लोग ने भी इसका जिक्र किया था एक दो बार पहले, क्योंकि इसमें एक चीज है कि जो रॉ मटेरियल प्राइसेस थे वो पिछले साल काफी बढ़ गए थे। मेटल हो या क्रूड ऑयल है, सब चीज बढ़े हुए थे। गैस है जैसे सेरेमिक के लिए, उसके दाम काफी बढ़ गए थे। तो पिछले साल देखे तो सबके ना जो मार्जिन है वो 200 से 400 बेसिस पॉइंट कम हो गए थे। तो हम लोग का अनुमान है ये अगले 18 महीना में वो मार्जिन वापस पिछले लेवल पे आ जाएंगे। 200-400 बेसिस पॉइंट जो कम हुए थे वो वापस बढ़ जाएंगे। तो उस हिसाब से हम लोग ये स्टॉक्स पे काफी पॉजिटिव है। अभी जैसे आपने जिक्र किया कि वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो गए ये सब में, तो कहीं पे थोड़ा थोड़ा हम लोग में शेयर्स को ट्रिम कर रहे हैं। अभी भी पोजीशन हम लोग की बनी हुई है, पर काफी है ना थोड़ा ट्रिम कर रहे हैं, क्योंकि इधर है ना वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं थोड़ा, तो थोड़ा डिमांड में नरमी देखने को मिल रही है। यदि सेरेमिक देखे तो डिमांड थोड़ा वीक है, और उस हिसाब से है ना हो सकता है जो मार्जिन नॉर्मलाइजेशन हम लोग बोल रहे थे होएगा, वो 18 महीने के बाद बदले 2 साल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक दो क्वार्टर खराब है तो वापस लेने का चांस मिल सकता है। अच्छा, मुझे याद पड़ता है ज्योति सर, जब आईटी की काफी दिक्कतें थी तब आप लोगों ने मेंशन किया था, आपने मेंशन किया था कि उस पॉकेट को अवॉइड कर रहे हैं, आउटलुक हेजी है, समझ में नहीं आ रहा। और अब आप कह रहे हो अगर गिरावट आती है नंबर्स के बाद तो आप एक्यूमुलेट करोगे, शायद खरीदारी करने के मौके होंगे। तो फिर इस समय वेलेंटिस एडवाइजर्स बाजार में किन पॉकेट से दूर है, आप लोग अवॉइड क्या कर रहे हो? तो हम लोग आईटी में अभी भी अंडरवेट है। हाँ। दूसरा एरिया जो हम लोग अंडरवेट है अभी भी वो है ग्लोबल मेटल्स, ग्लोबल कमोडिटीज जो है। और उसके कारण यही है कि चाइना इसका सबसे बड़ा बायर था, चाइना सबसे बड़ा कस्टमर था। और हम लोग का अनुमान है कि चाइना अगले 3-4 साल भी उनका जीडीपी ग्रोथ 5% या उसके नीचे ही रहेगा। तो जो चाइना का डिमांड था वहां से वो है ना कम ही रहेगा अगले 2-3 साल। उन लोग ने इतने रोड बना दिए, इतने ना हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए, रोड पे कोई जाता नहीं है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में कोई रहता नहीं है, कि अभी से उनका इन्वेस्टमेंट डिमांड अगले 2-3 साल स्ट्रक्चरली एक तरह से कम हो जाएगा। तो इसलिए वहां पे डिमांड कम हो जाएगा, इसलिए ये स्टॉक्स में ज्यादा तेजी नहीं आएगा। तो वही दूसरा सेक्टर है जो हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। और तीसरा सेक्टर जो अवॉइड कर रहे हैं वो खाली वैल्यूएशन के कारण है, वो कंज्यूमर स्टेपल्स के जो है ना एकदम हाई क्वालिटी स्टॉक्स है, वो पिछले 2 साल से हम लोग के पोर्टफोलियो में नहीं है। ये स्टॉक्स अच्छे लगते हैं हम लोग को, पर वैल्यूएशन अच्छे नहीं लगते। वैल्यूएशन थोड़े है ना रिलेटिवली कम हुए हैं, पर अभी भी है ना महंगे वैल्यूएशन में आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल ज्योति सर, ये एक्सचेंजेस जो हैं ये रात में भी मैच खिलाने के मूड बना रही हैं, ये नाइट मैच को लेकर आपका कैसा मन बन रहा है? तो देखिए, हम लोग तो फ्यूचर ऑप्शन करते नहीं है, तो एक तरह से इतना इम्पैक्ट नहीं होएगा। इसके लिए काफी जो है ना ब्रोकरेज लोग जो करते हैं और जो भी उनके लिए ना वो मैन पावर कैसे करने का, कितने लोग को कब है ना करेंगे, शायद डबल शिफ्ट में काम करना पड़ेगा उनको। एक्सचेंज का तो है ना वॉल्यूम बढ़ जाएगा, पर ये जो ब्रोकरेजेस है उनके ना कॉस्ट बढ़ेंगे, तो उनको देखना पड़ेगा मैन पावर बैलेंसिंग कैसे करेंगे। ये हमने कुछ डिसाइड किया क्या कि सेम तनख्वाह पे डबल शिफ्ट लगेगी कि तनख्वाह बढ़ा के डबल शिफ्ट लगेगी? तो हम लोग तो जैसे हम लोग मैं ज्योति सर अनुज जी से पूछ रहा था खैर मजाक अपनी जगह। ज्योति सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, हमेशा की तरह बढ़िया तरीके से अपना मार्केट्स को लेकर पर्सपेक्टिव शेयर करने के लिए थैंक यू। अच्छा, पीछे का तो आपको वैसे पता ही है सीन क्या है, बस डबल शिफ्ट ना लगे वही मेरे ख्याल से काफी होगा आशीष, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। वैसे ये अभी नहीं होगा, कैश नहीं होगा, एफ&ओ आएगा, कैश में टाइम है। पर एफ&ओ में स्टॉक्स इंक्लूड कर दिए तो फिर लाइव में जाना पड़ेगा। नहीं, उसमें क्या है, वो तो चलते रहेंगे ट्रेड्स पे, मतलब हर कोई एडजस्ट करेगा ना अपने आप को। अगर वो 11:30 बजे तक अगर चल रहा है रात को, नहीं, अभी तो सिर्फ 6 से 9, अभी तो 6 से 9 अगर आएगा तो 6 से 9, 5 से 8 क्या था वो? 6 से 9 आएगा तो वो ठीक है, मतलब उसमें प्रोग्रामिंग होती रहेगी, स्पॉटिंग करते रहेंगे, बस। उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से।
पीछे बैठे दिखेंगे आपको सचिन जी और विकास जी। सचिन जी, ये अदानी पोर्ट जरा खींच के लेकर आइए स्क्रीन पे एक बार प्लीज। आपने अदानी एंटरप्राइजेज मेरे ख्याल से अभी 10 के दमदार ट्रेड्स में मेंशन करा। अदानी पोर्ट्स भी देखिए स्टॉक अच्छा मूव दिखा रहा है। ये अदानी एंटरप्राइजेज तो ऑलरेडी हमारा ट्रेड जो है ग्रिप में आ गया है, ये 10 के दमदार ट्रेड्स में लिया था। अदानी पोर्ट्स दिखाई डॉक्टर साहब, उसमें भी और सॉलिड मूव आपको नजर आएगा। कोई ट्रेड वेड है क्या अदानी पोर्ट्स में? आशीष जी, काफी सिमिलर स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखे स्टॉक का तो पिछले 6 दिनों से थोड़ा म्यूटेड रहा था, बट जिस तरीके से वापस यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है अपने RSI पे, तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 840 जैसे निकल जाता है, एक अच्छा मूव बन सकता है 865 870 के लक्ष्य के लिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी मुझे लग रहा है एक प्रीएम्प्टिव लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। 830 मुझे लग रहा है एक अच्छा सपोर्ट है, तो प्रॉब्ली 828 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये लॉन्ग पोजीशन डिप्लॉय करनी होगी। 840 का ब्रेकआउट होता है, उसके बाद मुझे लग रहा है कन्विक्शन ज्यादा हाई होगा 860 865 के टारगेट के लिए। और एक ट्रेड है मेरे पास। अब बताएं ट्रेड्स का तो इंतजार रहता है हम लोग को। आशीष जी, यहाँ पर रिकमेंडेशन हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दी है। चोला इन्वेस्टमेंट्स में या चोला फाइनेंस जो काउंटर है उसमें एक काफी शानदार ब्रेकआउट हुआ है। एक क्लासिक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन था, उस ट्रायंगुलर फॉर्मेशन से ब्रेकआउट है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम थ्रू आउट द डे यहाँ पर नजर आना चाहिए। सो लेवल्स यहाँ पर मैं कैश के ही दे रहा हूँ 1275 एंड 1300, ये 2 लक्ष्य के लिए अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। स्टॉप लॉसेस 1210 के आसपास लगाए जा सकते हैं। थोड़े से अगर डिक्लाइन भी मिलते हैं तो 1230 तक खरीदारी की जा सकती है ड्यूरिंग द डे। और रखिए चोला इन्वेस्टमेंट्स को अपने रडार पे। बढ़िया मूव यहां पे बनता हुआ, ये इस समय की एक और बढ़िया सी पिक। विकास, आपके रडार पे कुछ आया क्या इस बीच? अगर करना है तो फार्मा में, सन फार्मा में मुझे लगता है वापस एक अप मूव यहाँ पे आ सकता है। ऊपर में 1170 का एक इंट्राडे बेस पे एक टारगेट रख सकते हैं, लेकिन 1200 का टारगेट यहाँ पे लेके चल सकते हैं। और इंट्राडे में आज अभी जस्ट 1145 के ऊपर निकल आया है, तो नीचे में जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो 1130 का है। तो सन फार्मा मुझे लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म वो पॉजिटिव मोमेंटम कर सकता है, जो 1200 और पहला जो इंट्राडे बेस पे टारगेट है 1170 के आसपास। चलिए, इस नोट पर विकास जी आपका धन्यवाद, सचिन आपका भी धन्यवाद समय निकालने के लिए, बढ़िया स्टॉक पिकिंग करने के लिए। नीरज जी बगल में आ गए हैं, अगले शो का बेटन इनको हैंडओवर करना है। उससे पहले आपको दिखाता हूं जलवे पूरे महाराष्ट्र के। अभी हम लोग सुबह से दिखा रहे हैं लालबाग चा राजा, साथ में सचिन लीजिए पुणे से भी सीधी इमेजेस, और कोल्हापुर, ये है सेलिब्रेशंस हर तरफ। आपने बोल दिया है क्या वीरू को, लक्ष्मण को, दीपाली को? एकदम काम पे लगा दिया सबको दोपहर के बाद से। हाँ, शाम को उनको ही संभाला सेकंड हाफ, क्योंकि बहुत ही शानदार, क्या जबरदस्त, ब्यूटीफुल। सचिन ने एक सेल्फी भी भेजी थी लालबाग चा राजा से, वो प्रोसेस नहीं हो पाई। सचिन, वो सेल्फी में आपने अपना चेहरा तो पूरा दिखाया ही नहीं, दिखाता क्या मैं फिर? काफी कोशिश की मैंने निकालने की, बट समय नहीं मिलता वहां पर। पहुंच जाए उतना ही बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता वहां पर सेल्फी निकालने के लिए। देख के मैंने कहा छोड़ देता हूँ, लाइव विजुअल जाते हैं, मैं वहां बैठा रहता हूँ। एक बार गया हूँ मैं, हाँ। तो मीडिया वाली पास लेके गया था, तो उसमें फिर उसमें भी काफ़ी जल्दबाजी थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिलैक्स था बाकी लोगों के सामने। लेकिन बहुत भीड़ होती है, एक्चुअली बहुत भीड़ होती है। अगर वो ना करें ऐसा ना तो क्योस हो जाएगा, इसलिए मजबूरी उनकी जल्दी करो, तो एक्चुअली होती बहुत भीड़ है इसमें। ये सचिन ने इमेज खींची थी, सैडली वो इस तरह से टिकट डाउन करना पड़ेगा तब दिखेगी पूरी शक्ल। खैर बहुत मुश्किल होता है, एक झलक भी पा लेना। सचिन ने उस बीच में सेल्फी भी खींच डाली। चलिए भाई, सबका धन्यवाद। और नीरज जी, ओवर टू यू। जहां शुरू करा था वहीं छोड़ दिया आपके लिए।